स्टूडेंट्स, अब मैं इंटरमीडिएट कोर्स की बुक थर्ड ड्रामा जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको लिखने वाले जिसके राइटर विलियम शेक्सपियर हैं, इस कॉमेडी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कॉमेडी मीन्स होता है ऐसी कहानी, ऐसा नाटक जिसके अंत का माहौल सुखांत होता है। ये कहानी वेनिस नाम के शहर की कहानी है। वेनिस एक व्यापारी शहर था। उस शहर में एंटोनियो नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास कई व्यापारिक जहाज थे जो अन्य देशों में कच्चा माल लेके आते थे। वेनिस में उस माल को बेचते थे और मुनाफा कमाता था। लेकिन स्वभाव से एंटोनियो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। लोगों की सहायता करना उसका स्वभाव था। बिना ब्याज के वो लोगों को पैसा दे देता। इस कारण वेनिस में ब्याज की दरें भी कम हो गई थी। वहीं शाइलॉक नाम का एक महाजन था, तो धनवान था, यहूदी था। वह लोगों को पैसा उधार देता था, लेकिन ऊंची ब्याज अपनी इच्छा के अनुसार ब्याज लेता था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। एंटोनियो और शाइलॉक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक तो एंटोनियो क्रिश्चियन था, शाइलॉक यहूदी था, इसलिए भी, और दूसरा उन दोनों के व्यापार में भी तनाव रहता था, क्योंकि एंटोनियो ने वेनिस में ब्याज की दरें कम कर दी थी। शाइलॉक इस बात से चिढ़ता था और कई बार एंटोनियो ने शाइलॉक का अपमान भी किया। इसलिए भी शाइलॉक एंटोनियो से चिढ़ता था। एक कहानी शुरू होती है। वेनिस की एक गली है। वेनिस की एक गली में एंटोनियो थोड़ा सा दुखी है। उसके साथ उसका मित्र बेसानियो है, उसका मित्र ग्रेशियानो उसके साथ है, सेलारिनो उसके साथ है, सोलानियो उसके साथ है। ये लोग उसके साथ हैं और उसके दुखी भाव को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उससे मजाक करते हैं, बोले तुमको इसलिए दुखी हो आज कि तुम्हारे जहाज व्यापार करने के लिए गए हैं, और क्योंकि व्यापार में जब जहाज हमारे व्यापार करने के समुद्र में जाते हैं तो डर तो रहता ही है, इसलिए तुमको थोड़ा सा टेंशन है। जब धीमे धीमे करके ये मित्र उसके पास से चले गए और केवल बेसानियो जब उसके पास रह गया, तो बेसानियो ने अपने मन की बात एंटोनियो से कही कि भाई, बेलमंट में एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम है पोर्शिया एक सुंदर राजकुमारी है, जिसके पिता ने उसको वसीयत में काफी सारी संपत्ति दी है। उसका स्वयंवर होना है, उसके स्वयंवर में मुझको जाना है, और क्योंकि जब राजकुमारी के स्वयंवर में जाना है तो मुझे धनवान बन के जाना पड़ेगा। वैसे बेसानियो जो है कभी धनवान हुआ करता था, लेकिन अपना आवारागर्दी के कारण, रोज रोज के शौक के कारण उसने क्या किया, अपना सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। आज वो कर्ज में है। बहुत सारा पैसा उसने एंटोनियो से भी उधार लिया है। अब जब एंटोनियो ने उसकी बात सुनी तो भाई एंटोनियो बोला, मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, लेकिन आप चाहो तो शाइलॉक के पास चले जाना और शाइलॉक से मेरे नाम से आप पैसा उधार ले लो। उसका जो भी ब्याज बनता है उस ब्याज को मैं शाइलॉक को दूंगा। बेसानियो शाइलॉक के पास चला जाता है। जब बेसानियो शाइलॉक के पास जाता है, शाइलॉक से कहता है, भाई मुझे 3000 ड्यूकेट्स की जरूरत है। ड्यूकेट्स मीन्स सोने का वो सिक्का जो वेनिस में चलता है। मुझे 3000 ड्यूकेट्स की जरूरत है। 3 महीने बाद मैं पैसा वापस कर दूंगा। एंटोनियो उसकी जमानत है, ये पैसा एंटोनियो वापस करेगा। तो शाइलॉक ने कहा कि एंटोनियो एक समाज में प्रसिद्धि रखता है, धनवान व्यक्ति है, उसके नाम से मुझे पैसा देने में कोई हर्ज नहीं। बेसानियो ने उससे कहा कि भाई आप ब्याज भी ज्यादा लेते हो। उसने कहा मैं तुमको बिना ब्याज के पैसा दूंगा, लेकिन जब तक एंटोनियो से बात नहीं कर लूंगा मैं तब तक आपको पैसा उधार नहीं दूंगा। बोले कोई बात नहीं, शाम को हम लोग डिनर पे मिलते हैं। शाइलॉक नाराज हो गया। शाइलॉक बोला, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, तुमसे बातें कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ खा नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग क्रिश्चियन हो। मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकता। जैसे तैसे मामला तय किया गया और इन दोनों को मिलाने के लिए डिनर की व्यवस्था की गई। उधर क्या हुआ, उधर बेलमंट में बहुत सारे राजकुमार पोर्शिया से शादी करने के लिए आए,
लेकिन जब उन्होंने स्वयंवर की शर्त सुनी, शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार स्वयंवर में भाग लेगा, अगर उसने किसी गलत गलत बॉक्स का चुनाव किया, वहां 3 बॉक्स रखे मिलेंगे, एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा, एक कांसे का होगा। अगर उसने बॉक्स वो चुना जिस बॉक्स में पोर्सिया का चित्र निकलेगा तो पोर्सिया उससे शादी करेगी, लेकिन अगर उसने गलत बॉक्स का चुनाव किया तो जीवन भर वो किसी से शादी नहीं करेगा। ये बात कुछ राजकुमारों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, वहां स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। लेकिन मोरक्को का राजकुमार एक काले रंग का राजकुमार था, धनवान था, ताकतवर था। उसने पोर्सिया से भी कहा कि पोर्सिया, अगर तुमको मौका हो तो तुम जो है मुझसे खुद चुन लो, लेकिन स्वयंवर की बात थी, इसलिए पोर्सिया मुझे स्वयंवर में भाग लेना पड़ेगा। मोरक्को का राजकुमार स्वयंवर के कक्ष में गया, रूम में गया। उस रूम में 3 बॉक्स रखे थे। उसने तीनों बॉक्सों को देखा, तीनों बॉक्स पे जो इंस्क्रिप्शन लिखी थी उसको भी पढ़ा, और उसके बाद क्योंकि वो धनवान था, उसने पोर्सिया के बारे में सोचा, कहा कि पोर्सिया सोने को डिजर्व करती है, सोने के बॉक्स में उसका चित्र होना चाहिए। तो उसने सोने के बॉक्स को खुलवाया। जब पोर्सिया से चाबी लेकर सोने के बॉक्स को खोला तो सोने के बॉक्स में एक खोपड़ी निकली, पोर्सिया का चित्र नहीं निकला, इसलिए वो नाराज हो गया और नाराज होकर वहां से वो चला गया। इधर शाइलॉक का एक नौकर था जिसका नाम था लॉन्सलॉट, जिसके पिता का नाम था गोबो। लॉन्सलॉट शाइलॉक की नौकरी छोड़कर जा रहा था। रास्ते में उसको उसके पिता मिले, बड़े बुजुर्ग थे, अब उनको दिखाई भी सही तरह नहीं पड़ता था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई, मैं शाइलॉक के यहाँ जाना चाहता हूँ, वहां मेरा पुत्र रहता है लॉन्सलॉट। तो लॉन्सलॉट ने थोड़ा सा मजाक करते हुए उनसे कहा कि किससे मिलना है आपको? मास्टर लॉन्सलॉट से। जब जब गब्बो को पता चला कि लॉन्सलॉट उसका पुत्र है तो यह बात उसको बुरी लगी। लॉन्सलॉट ने कहा कि मैं शाइलॉक की नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब मेरे नए मालिक बेसनियो होंगे, मैं उनके पास जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वहां बहुत बेसनियो आ गया, और जब बेसनियो वहां पे आ गया तो बेसनियो ने उसकी बात को सुन लिया और उसे अपनी नौकरी में रख लिया और अपने किसी व्यक्ति से कहा कि जाइए अभी इसके लिए एक ड्रेस तैयार करवाओ, ड्रेस दो इसको, और ये ऐसे मेरी नौकरी में आ गया। अब तुम भाई एक मेरा काम करो, आज शाम को भोजन पे आप शाइलॉक को बुलाने जाए। लॉन्सलॉट शाइलॉक को निमंत्रण देने जाता है। वहां उसको उसकी पुत्री जेसिका मिल जाती है। जेसिका उससे कहती है कि तुम्हारे जाने पर मुझे बड़ा दुख है, तुमने मेरी यहाँ की नौकरी छोड़ दी, ये मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पिता के स्वभाव के कारण तुमने ऐसा किया। तुम मेरी एक चिट्ठी लॉरेंजो को दे देना और उस चिट्ठी को लॉरेंजो के पास पहुंचा देना। मैं भी अपने पिता के व्यवहार से अब बहुत तंग आ गई। तभी लॉन्सलॉट ने शाइलॉक को बताया कि आज एक जुलूस निकलेगा, लोग मास्क लगा के निकलेंगे, कोई रिवाज था। उस जुलूस में शाम को निकलेगा। तो जेसिका, शाइलॉक ने जेसिका से कहा, लो अपनी चाबी है, चाबी पकड़ो, इसमें तिजोरी की चाबी है, पूरे घर की चाबी है, घर के अंदर रहना, खिड़की बंद कर लेना, जुलूस निकले तो बाहर मत देखना, और मैं जो डिनर के लिए जा रहा हूँ। शाइलॉक लॉन्सलॉट के साथ चला गया डिनर के लिए। आज ही रात एंटोनियो ने सुझाव दिया, बोले हवा ठीक चल रही है, इसलिए तुमको बेलमंट जाना है तो अपने जहाज को तैयार कर लो, आज जो है तुम निकल जाओ। तभी वहां ग्रेशियानो पहुंच गया, बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। एंटोनियो बोला, तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत खराब है, तुम चिल्ला चिल्ला के बातें करते हो, तेज बातें करते हो, तो तुम मेरी बात को बिगाड़ दोगे, तुम्हारा तरीका सही नहीं है। नहीं, वो ग्रेशियानो बोला, नहीं नहीं, मैं ढंग से बोलूंगा, अच्छी तरह बोलूंगा। बोलो चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना। अब जहाज में जाने के लिए तैयार हो गए बेसनियो और ग्रेशियानो। वहां रात में क्या हुआ, ये लोग शाइलॉक, एंटोनियो और बेसनियो जब दावत कर रहे थे, जब भोजन कर रहे थे, वहां जो है एक जुलूस निकाला गया। और जुलूस जब निकाला गया तो जो चिट्ठी जेसिका ने लॉन्सलॉट को दी थी कि लॉरेंजो को देना, उस चिट्ठी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया गया कि रात में इस मुखौटे वाले जुलूस में, उसमें जेसिका शामिल हो जाएगी। जब जुलूस निकला तो
उसके घर के पास जब वो पहुंचे, सारे लोग पहुंचे, जेसिका भी पुरुषों के वेश में खड़ी हो गई। उसने अपनी पिताजी की सारा जो सोन पैसा था, जवाहरात थे, डुकेट्स थे, वो अटैचियों में भर के उसने फेंक दिया और वो पुरुषों के कपड़े पहनकर वो भी जुलूस में वहां से निकल गई। जब शाइलॉक को ये बात पता पड़ी तो शाइलॉक ने उसको ढूंढा, उसकी जानकारी की, अपने मित्र ट्यूबेल से कहा कि तुम भी इसको ढूंढवाओ। ट्यूबेल ने उसको शाइलॉक को बताया कि भाई आज जो है जे बेसनियो बेलमंट जा रहा है और मुझे लगता है कि जेसिका और लोरेंजो ये दोनों भी उसी के जहाज में जा रहे हैं। तुम तुरंत ड्यूक के पास जाओ और ड्यूक से आदेश करवाओ कि बेसनियो का जहाज चेक किया जाए। लेकिन एंटोनियो बोला ये गलत खबर है, तुम्हारी लड़की यानी जेसिका और लोरेंजो को तो किसी दूसरे गांव में देखा गया, दूसरे शहर में देखा गया, उसको वहां ढूंढो। और इस तरह एंटोनियो, इस तरह बेसनियो और ग्रेशियानो बेलमंट के लिए चले गए। अब शाइलॉक ने मन ही मन इस बात को दिमाग में रख लिया कि कहीं ना कहीं जेसिका और लोरेंजो को भगाने में एंटोनियो का हाथ है। थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद, जब सेलारिनो खड़ा था तो सेलारिनो वो उसके साथ सोलानियो भी खड़ा था। एंटोनियो ने उसको बताया कि अभी एक व्यापारी आया था जिसने बताया कि वेनिस का कोई जहाज है जो इंग्लिश चैनल में वो जहाज डूब गया है और संभवतः वो जहाज एंटोनियो का है। एंटोनियो की इस जहाज के डूबने पर शाइलॉक बड़ा खुश हुआ और बोला कि अब इसके जहाज जो डूब गए हैं तो अब ये कंगाल हो गया, अब ये मेरा कर्जा चुका नहीं पाएगा और देखो मैं इसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालूंगा। यह बात इन दोनों को बड़ी बुरी लगी। अब इनके शरीर से जब मांस निकाला जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। उधर क्या हुआ, उधर अरागन का राजकुमार बेलमंट में स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचा। जब अरागन का राजकुमार पहुंचा उसके सामने भी 3 बॉक्स रखे थे। उसने भी बॉक्स को ध्यान से देखा और उसने अपनी हैसियत के हिसाब से चांदी की संदूक, चांदी के बॉक्स का चुनाव किया। जब चाबी ली और बॉक्स चांदी को खोला तो उस बॉक्स में भी एक पलकें झपकाता हुआ मूर्ख व्यक्ति का पुतला निकला। उसमें भी पोर्शिया का चित्र नहीं निकला, अर्थात अरागन का राजकुमार भी इस बात से नाराज होकर चला गया। पोर्शिया और नेरिसा, पोर्शिया राजकुमारी थी, उसकी नौकरानी थी नेरिसा, उसकी मित्र भी थी। ये दोनों साथ साथ बैठे थी, बात कर रही थी। शायद तुमको, मुझे लगता है आज तुम भी बहुत दुखी हो और तुम्हें उस योद्धा की याद आ रही है जो बहुत समय पहले कभी वेनिस में आया था। तो पोर्शिया ने स्वीकार किया, बेलमंट में आया था, तो पोर्शिया ने स्वीकार किया कि हाँ मुझे आज बेसनियो की याद आ रही है और ईश्वर से प्रार्थना की कि बेसनियो मेरे स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। तभी एक खबर आई, एक दूत आया और उस दूत ने, उस संदेश वाहक ने कहा कि नेरिसा ने उसको खबर दी कि कोई वेनिस से संदेश वाहक आया। तो पोर्शिया ने मन में प्रार्थना की कि जो है वो बेसनियो का दूत होना चाहिए। और जब बाहर आके देखा तो बेसनियो जो है सजे धजे कपड़ों में बेसनियो उस जगह खड़ा हुआ था। इस बात से पोर्शिया बड़ी खुश हुई, उसको अंदर महल में ले गई, उसको भोजन कराया और उसके साथ कहा कि तुम 1-2 महीने आराम से रुको, उसके बाद स्वयंवर में भाग लेना। लेकिन बेसनियो बोला कि मैं जो है स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ, मैं अपने नसीब को आजमाना चाहता हूँ। अब क्या होना चाहिए, चलिए। जब वहां पहुंचे तो तीनों संदूक फिर से तीनों बॉक्स बंद थे। बेसनियो पहुंचा और जब बेसनियो वहां पहुंचा तो उसने तीनों संदूक को तीनों बॉक्स का जब अच्छी तरह परीक्षण कर लिया तो उसके बाद उसने अपनी हैसियत के हिसाब से कांसे के संदूकची को खुलवाया। जब कांसे के बॉक्स को खुलवाया, चाबी लेके जब उसको खोला तो उसमें पोर्शिया का चित्र निकल आया और वहां खुशी का माहौल बन गया। अब पोर्शिया और बेसनियो की शादी का होना तय हो गया। पोर्शिया, अब बेसनियो धनवान हो गया था,
अब क्या हुआ, इधर ग्रेशियानो भी इसके साथ गया। ग्रेशियानो ने भी बोला कि मैं भी अब शादी करना चाहता हूँ, क्या तुमने लड़की देख ली? बेसनियो ने पूछा, क्या तुमने लड़की देख ली? अरे हाँ मैंने लड़की देख ली। कौन है लड़की? बोले नेरिसा। इस बात को सुनकर नेरिसा ने भी हाँ कर दी, और सब पोर्शिया भी इस बात पर राजी हो गई। अर्थात पोर्शिया और नेरिसा का और ग्रेशियानो का विवाह होना तय हो गया। तभी सेलारिनो बेलमंट में एक चिट्ठी लेके पहुंचा। इस दौरान 3 महीने का समय गुजर गया। जब सेलारिनो चिट्ठी लेके पहुंचा तो चिट्ठी से ज्ञात हुआ कि साइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेना चाहता है। उसने ड्यूक के सामने एक मुकदमा रख दिया है, और कागजी कार्रवाई के हिसाब से शाइलॉक को ये अधिकार भी है। मानवता के लिए शाइलॉक तैयार नहीं है। जब ये चिट्ठी पढ़ी, बेसेनियो और ग्रेशियानो तुरंत वहां से चल दिए अपने साथ पैसा लेकर। उन्होंने कहा कि मैं उसको 3000 ड्यूकेट्स लेके आया था, मैं उसको 6000 ड्यूकेट्स दे दूंगा, लेकिन और ग्रेशियानो शाइलॉक जो है एक ब्याज पसंद करने वाला व्यक्ति है, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा तो लालच में आ जाएगा, चलिए मैं ऐसा कर लूंगा। वो चिट्ठी जब टेबल पर पड़ी थी, उस चिट्ठी को जब पोर्शिया ने देखा तो पोर्शिया ने कहा कि देखो ये मेरे बेसानियों के कारण किसी एक सज्जन व्यक्ति की जान जा रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसने क्या किया कि उसने जो है इतने ही दौरान में इस समय के दौरान पोर्शिया के पास लोरेंजो और जेसिका पहुंच जाते हैं, और बड़ा मन से उसका पोर्शिया स्वागत करती है और उसको वहां रखती है। अब वो उससे कहती है, अपने नौकर से, इसका नाम था बेल्थजर, अपने नौकर बेल्थजर से कहती है कि तुम जो है पिडुआ जाओ, जहां मेरे चचेरे भाई डॉक्टर बेलारियो रहते हैं, और ये मैं चिट्ठी दे रही हूँ, वो चिट्ठी आप डॉक्टर बेलारियो को देना, और वो जो सामान लें उस सामान को लेकर तुमको वेनिस पहुंचना है। और जेसिका और लोरेंजो कहती है कि हम यानी पोर्शिया और नेरिसा, हम लोग जो है अपने पतियों की हिफाजत के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम जो है चर्च जा रहे हैं, इसलिए तब तक तुम्हें घर की देखभाल करनी, तुमको घर में रहना है। उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाल ली। पोर्शिया वहां से वेनिस चली गई, अपने साथ उसने नेरिसा को ले लिया, और डॉक्टर बेलारियो की तरफ से एक चिट्ठी और सामान को लेकर वेनिस उनका नौकर पहुंच गया। अब क्या हुआ, जब पोर्शिया वेनिस में पहुंची तो दरबार का सीन था, दरबार में थे सब लोग। दरबार में एक कटघरे में एंटोनियो खड़ा था, एक तरफ शाइलॉक खड़ा था। शाइलॉक के हाथ में तराजू था और चाकू था, वो तो उस चाकू को पैना कर रहा था। सब लोग, यहाँ तक कि ड्यूक भी उससे निवेदन कर रहे थे, उसको समझा रहे थे कि मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं है, तुमको उसको क्षमा कर देना चाहिए, अपना पैसा 3000 ड्यूकेट्स की जगह 6000 ड्यूकेट्स ले लो। और इस बात को बेसनियो को उसको फोर्स कर रहा था। तभी पोर्शिया पुरुषों के वेश में पहुंची, उसके साथ उसका क्लर्क यानी नेरिसा, वो भी पुरुषों के वेश में पहुंची, और उन्होंने एक लेटर ड्यूक को दिया। बोले मैं असिस्टेंट वकील हूँ, और डॉक्टर बेलारियो की तरफ से वो आज बीमार है, वो नहीं आ सकते, तो इसलिए इस केस को मैं हैंडल करूंगी, आप मुझे इस केस को लड़ने की अनुमति दे दें। उस छोटे से वकील को देखकर थोड़ा सा उनको अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उनको अनुमति दे दी। पोर्शिया ने मर्सी नाम की जो कविता थी, वो कविता शाइलॉक को दया के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, और सुनाई कविता। उसके मन को बदलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शाइलॉक उसको बदले की भावना को दिमाग में रखे हुए एंटोनियो के किस अंग से कितनी जल्दी मांस निकालूं, इस भावना के साथ वो वहां खड़ा था। पोर्शिया ने उसको बहुत समझाया, लेकिन जब उसके बात समझ में नहीं आई तो पोर्शिया ने कहा ठीक, बॉन्ड को दोबारा पढ़ा जाए। बॉन्ड में लिखा है कि आप उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल सकते हैं, तो आप मांस निकालिए, लेकिन ना तो कम निकालोगे ना ज्यादा निकालोगे, और केवल एक बार में ही 1 पाउंड मांस निकालोगे।
दूसरी बात, बॉन्ड में मांस निकालने के लिए लिखा है, इसलिए इसमें खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। ड्यूक इस बात से सहमत हो गया, बोले वकील की बात बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि आप मांस निकालिए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी के शरीर से मांस निकालूं, खून नहीं निकले? बोले बॉन्ड में तो नहीं लिखा। अब शाइलॉक घबरा गया। शाइलॉक बोला मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए जाएं। तो वकील बोला, यानी पोर्शिया ने कहा कि अब आपको न्याय मिलेगा, और न्याय ये है कि आप मांस निकालिए। अब शाइलॉक बड़ा परेशान हो गया। शाइलॉक निवेदन करने लगा ड्यूक से कि मैं अब घर जाना चाहता हूं। शाइलॉक की इस बात पर और थोड़ा सा दया भावना के साथ ड्यूक ने फैसला सुनाया कि तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है, आधी संपत्ति राज्य में जमा की जाएगी और आधी संपत्ति एंटोनियो को दी जाएगी। और तुरंत एंटोनियो ने कहा कि नहीं, ये मेरे को जो संपत्ति दी जाएगी वो संपत्ति लॉरेंजो और जेसिका को दी जाए। इस बात से सारे लोग सहमत हो गए और मुकदमा जो है पोर्शिया जीत गई। अब वकील की फीस की बात आई, तो पोर्शिया ने बेसनियो बोला मैं तुमको 3000 ड्यूकेट्स देना चाहता हूँ फीस के तौर पर। पोर्शिया ने मना कर दिया, बोले मुझे अगर तुम फीस देना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो अंगूठी दे दो। बेसनियो कहा भाई ये तो अंगूठी मेरी पत्नी की निशानी है, ये अंगूठी मेरी पत्नी की निशानी है, मैं इसको नहीं दे सकता, आप पैसा ले लो। लेकिन जब पोर्शिया ने बहुत जोर दिया तो बेसनियो को ना चाहते हुए भी वो अंगूठी उसको देनी पड़ी। और एंटोनियो से पोर्शिया ने एक जोड़ा हाथ के ग्लव्स ले लिए। नेरिसा वकील थी, नेरिसा को भी कुछ चाहिए, तो नेरिसा ने भी ग्रेशियानो से कहा तुम भी अपनी अंगूठी दो। बोले मेरी भी अंगूठी मेरी पत्नी की निशानी, वो नाराज हो जाएगी अगर वो अंगूठी मैंने तुमको दे दी। लेकिन नेरिसा ने भी जोर दिया तो मजबूरन ग्रेशियानो को भी उसको अंगूठी देनी पड़ी। अब बेसनियो और एंटोनियो ने पोर्शिया और नेरिसा को रात को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बहाना बनाया क्योंकि वो इनसे पहले बेलमंट पहुंचना चाहती थी, इसलिए तुरंत जो है वो वहां से चली गई और बेलमंट पहुंच गई। और बेलमंट में उनका स्वागत फिर लॉरेंजो और जेसिका ने उनका बड़ा स्वागत किया। इसके बाद जब थोड़े समय बाद जब एंटोनियो और बेसनियो बेलमंट पहुंचे, ग्रेशियानो बेलमंट पहुंचे, तो वो जो महिलाओं के वेश में खड़ी थी। और जैसे ही वो आई तो थोड़ा सा खुश हुई। उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल चालू कर दी। बोले तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? पोर्शिया ने पूछा बेसनियो से, तुम्हारी अंगूठी कहाँ? बोले मुझे मेरी अंगूठी जो है वकील को देनी पड़ी। तुम झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो है मुझे प्यार नहीं करते इसलिए तुमने मेरी अंगूठी किसी और को दे दी। ऐसा ही नेरिसा ने ग्रेशियानो से भी कहा। लेकिन थोड़ी देर जब माहौल थोड़ी देर गर्म रहा तो उसके बाद दोनों ने इनको बताया कि वकील के वेश में पोर्शिया गई थी और उसका क्लर्क नेरिसा बन के गई थी। हम जेंट्स के रूप में, हम आदमियों के वेश में, पुरुषों के वेश में हम वहां गए थे और ये मुकदमा जो है हमने ही लड़ा था। तो ये जब बात सुनी तो सारे लोग बड़ा खुश हो गए और नाटक के अंत में 3 शादियां हुई। पोर्शिया और बेसनियो की शादी हुई, नेरिसा और ग्रेशियानो की शादी हुई और जेसिका और लॉरेंजो की शादी हुई और सुख के साथ पूरा नाटक समाप्त।